हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। कल की क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये पढ़ा था। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन से हैं, मानव रोगों के प्रकार और बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और कृमियों से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने ही मिलने हैं। इसीलिए आप हर एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ते चलिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट आपको बताती चलूंगी आप उसको भी रफ कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। साथ ही अगर आप साइंस की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस बिल्कुल साइंस की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो आपका सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। इसलिए अगर आप इसी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं वायरस से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। वायरस से होने वाले प्रमुख रोगों में पहला रोग कौन सा है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है। अब जो एड्स है, एड्स रोग होता किसके कारण है? तो ये एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। इस रोग में होता क्या है? जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उस व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि अगर उसको कोई नॉर्मल भी बीमारी हो जाए ना तो वो भी बड़ा रूप ले लेती है। मान लीजिए एक नॉर्मल से सर्दी जुकाम हो गई, तो सर्दी जुकाम अब उसके पास इम्यूनिटी तो है नहीं, यानी प्रतिरोधक क्षमता तो है नहीं कि उससे लड़े, उससे रिकवर करे, उसको ठीक करे। तो ये नॉर्मल सर्दी जुकाम जो होती है वो टीबी का रूप ले लेती है, क्षय रोग का रूप ले लेती है। तो एड्स इतनी खतरनाक बीमारी होती है क्योंकि पूरे बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब एड्स होने के 3 प्रमुख कारण होते हैं, यानी जो एड्स होता है ये 3 कारणों से फैलता है। एक है असुरक्षित यौन संबंध से, दूसरा है रक्त आदान प्रदान से। कई बार हम सेम निडल कई रोगियों पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अगर एड्स पेशेंट का यूज किया हुआ निडल हम नॉर्मल पेशेंट पे इंजेक्ट करते हैं तो उसको भी एड्स होने के पूरे चांसेस रहते हैं। साथ ही माँ से शिशु में भी ये संक्रमण क्या होता है? फैल सकता है। अब एड्स के कुछ प्रारंभिक लक्षण भी होते हैं, जैसे कि शरीर के भार में बहुत कमी देखने को मिलती है। आप कभी भी देखिए जो एड्स पेशेंट होता है ना, उसका शरीर का वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। रात में पसीने का आना, कोई भी नॉर्मल सी बीमारी हो जाती है तो वो लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे कि हैजा है, थकान है, बुखार है, सिर दर्द है, लसिकाओं में सूजन है, ये लंबे समय तक आपको बीमारी बनी रहेगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में प्रश्न पूछता है कि एचआईवी से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, यानी एचआईवी जो पेशेंट होता है, वो क्या तुरंत ही उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं या लंबे समय बाद दिखाई देते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि जो एचआईवी पेशेंट है ना, उसको खुद ही नहीं पता होता लंबे समय तक कि हमको कोई बीमारी हुई है या हमको एड्स हुआ है, क्योंकि कई वर्षों तक बिना किसी लक्षण के वो सर्वाइव करता है। बाद में उनको पता चलता है कि हमको एचआईवी हुआ है। कई बार क्या होता है कि कई वर्षों तक लक्षण एड्स के दिखते ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति अनेक वर्षों तक बिना किसी विशेष लक्षण के रह सकते हैं। अब उपचार के लिए क्या करना है? तो उपचार के लिए एचआईवी की जांच होती है। जांच का नाम क्या है? जांच का नाम है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये परीक्षण किया जाता है एचआईवी के जांच के लिए। दूसरा वायरस से होने वाला प्रमुख रोग है छोटी माता, जिसको हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। जो चिकन पॉक्स होता है वो किस वायरस के कारण होता है? बैरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? बैरिसेला जोस्टर। आप वायरस का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जोड़ी मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो भी प्रश्न देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसीलिए जो वायरस के नाम है आप ये याद रखिएगा और वाहक कौन कौन से होते हैं आप ये भी याद रखिएगा। तो जो छोटी माता होती है, चिकन पॉक्स होता है, ये किसके कारण होता है? बैरिसेला जोस्टर के कारण होता है। इसमें जो होता है ये ड्रॉपलेट के द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, यानी छींक के द्वारा, सांस के द्वारा, एयर के द्वारा ये क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और इसका जो प्रभाव है ना, ये पूरे बॉडी पे दिखता है। ये देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे रेड रेड से स्पॉट हो जाते हैं, यानी छाले पड़ जाते हैं और इन छालों में आपको पानी भी भरा देखने को मिलेगा। काफी बड़े बड़े ये छाले होते हैं और इनमें पानी भी देखने को मिलता है। तो देखिए लक्षण क्या होता है? रोगी के शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है और साथ ही जोड़ों में या पूरे बॉडी में भयंकर पेन रहता है।
इसका उपचार क्या है? तो इसका सीधे कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई इलाज कर सकते हैं। बस ये है कि अगर उनके बॉडी में इन्फेक्शन है, रोगी के बॉडी में इन्फेक्शन है, तो उनको स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का प्रभाव सबसे कम हो। तीसरा है वायरस से होने वाला रोग, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का भाई। वैसे ही होता है, चेचक इसको भी बोलते हैं, और ये क्या है? स्मॉल पॉक्स है। ये जो होता है ये किसके कारण होता है? बैरियोला जोस्टर के कारण होता है। जो चिकन पॉक्स था वो किसके कारण होता था? वो बैरिसेला जोस्टर के कारण होता था, और ये किसके कारण होता है? वेरियोला जोस्टर के द्वारा फैलता है। ये भी वायु द्वारा या ड्रॉपलेट द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन है। साथ ही अगर रोगी के हम सीधे संपर्क में हैं तब भी यह बीमारी फैल जाती है। ये देखिए, ये स्मॉल पॉक्स के लक्षण हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखिए, जो स्मॉल पॉक्स होता है ना, ये चेहरे से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? चेहरे से स्टार्ट होता है। और जो चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? बॉडी से वहाँ पे डॉट पड़ने या जो दाने हैं वो बॉडी से पड़ने स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है उसके दाने चेहरे से स्टार्ट होते हैं। पहले आपको हल्का हल्का बुखार रहेगा, हल्के हल्के बुखार के बाद 2 से 3 दिन में आपको चेहरे पे दाने देखने को मिलेंगे। चेहरे के बाद फिर जाके पूरे बॉडी में भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसके लक्षण क्या है स्मॉल पॉक्स के? रोगी को इनिशियली क्या रहता है? बुखार, सिर दर्द, जुकाम तथा उल्टियां जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। 3 से 4 दिन बाद पहले मुंह पे लाल दाने पड़ेंगे, उसके बाद जल्दी ही पूरे बॉडी में निशान देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसकी एक खतरनाक निशानी ये है कि ये सूखने के बाद ना शरीर पे निशान जरूर छोड़ के जाता है, और बहुत गहरा निशान रहता है, जल्दी से जाता नहीं है। तो जो स्मॉल पॉक्स है ना, जब ये ठीक भी होता है तो इतने गहरे निशान रहते हैं, ब्लैक स्पॉट रहते हैं कि वो जल्दी से जाते हैं नहीं। और स्मॉल पॉक्स का उपचार क्या होगा? तो स्मॉल पॉक्स का उपचार होगा चेचक का एक तो टीका लगवाना चाहिए, दूसरा क्या है? रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। चौथा है वायरस से होने वाला रोग, जिसको हम पोलियो या पोलियोमेलाइटिस बोलते हैं। पोलियो जो होता है वो पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण होता है, इसीलिए इसको हम पोलियोमेलाइटिस भी बोलते हैं। अब जो पोलियो का वायरस होता है ना, ये पाया कहाँ कहाँ पे जाता है? तो पोलियो का वायरस कफ में पाया जाता है, मल मूत्र में पाया जाता है, दूषित जल में पाया जाता है। साथ ही जो दूषित खाद्य पदार्थ होते हैं ना, भोजन होते हैं, फूड होते हैं, वहाँ पे भी पोलियो का वायरस पाया जाता है। अब इन जगह पे पाया तो जाता है, जैसे कफ में, मलमूत्र में पोलियो का वायरस तो पाया जाता है, ठीक है, स्टूल में पाया जाता है। अब देखिए ये जो होता है ये फैलता कैसे है? तो मलमूत्र से, कफ से मक्खियाँ और वायु द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित होता है या फैलता है। और ये जो वायरस होता है ना, ये क्या करता है? देखिए, बच्चों के मांसपेशियों को या किसी भी चीज़ को नियंत्रित करने का काम क्या करती है? तंत्रिका करती है। नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तंत्रिकाएं करती हैं। तो जो तंत्रिकाएं बच्चों के मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं, मसल्स को नियंत्रित करती हैं, तो ये वायरस जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उन तंत्रिकाओं को ही नष्ट कर देता है। जब उन तंत्रिकाओं को खराब कर देगा तो मांसपेशियां अच्छे से काम नहीं करेंगी, तो क्या होता है? पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये है पोलियो के लक्षण कि मांसपेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी तंत्रिकाएं ही काम करना बंद कर देती हैं। टांगे हैं, हाथ हैं, वो जो कटी प्रदेश है वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और बच्चे विकलांग हो जाते हैं। ठीक है। पोलियो के रोकथाम या फिर इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो रोकथाम के लिए बच्चों को गंदे स्थानों पर नहीं खेलना चाहिए, यानी जहाँ पे पोलियो के वायरसेस रहते हैं वहाँ से उनको दूर रखना चाहिए। साथ ही जो पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, उसको जरूर पिलाना चाहिए। ठीक है। 5वां जो वायरस के कारण होने वाला रोग है रेबीज, या फिर इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। जो रेबीज होता है किसके कारण होता है? रेब्डो वायरस के कारण होता है, और ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। डेंजरस क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, वही प्रभावित हो जाता है, इसीलिए इसको हम घातक बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और होता किसके कारण है? रैबिडो वायरस के कारण होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को अगर रेबीज हो जाता है या हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ये बेसिकली होता किसके कारण है? तो ये उन जानवरों के काटने से होता है जिनमें रेबीज का वायरस मौजूद हो। अब रैबिडो वायरस कहाँ किन किन में होता है? तो पागल कुत्ते में रैबिडो वायरस होता है, बिल्ली में होता है, जंगली जानवर जितने भी होते हैं उनमें रैबिडो वायरस क्या होता है? मौजूद होता है। रेबीज के जो रोगी होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो उनके लक्षण क्या होते हैं? एक तो सिर दर्द बना रहता है, गले में भयंकर दर्द रहता है। जो हाइड्रोफोबिया होता है ना, ये गले में दर्द के ही कारण होता है। देखिए, जब वो पानी भी निगलते हैं तो उनको इतना दर्द होता है कि उस रोगी को पानी से भी, उस व्यक्ति को पानी से भी डर लगने लगता है, इसीलिए इस रोग को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो गले में दर्द रहता है, हल्का बुखार रहता है, ये क्या है? इनके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। ये जो रेबीज के पेशेंट हैं उनके ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति को जब रेबीज का वायरस
वायरस बढ़ता जाता है तो उस व्यक्ति को शोर से भी डर लगता है। अगर हम तेज रोशनी में ला देते हैं, तेज प्रकाश में ला देते हैं तो उससे भी डर लगने लगता है। ठंडी हवा के पास ला देंगे तो उससे भी डर लगने लगता है। और जब ये वायरस इतना ज़्यादा फैल जाए, अपने चरम सीमा में आ जाता है, तो व्यक्ति को पानी देखने से या पानी की अगर वो आवाज़ भी सुन लेना तो उससे डर लगने लग जाता है। इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के मन में इतना पानी से डर बैठ जाता है कि उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अब इसके उपचार या फिर बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इससे बचाव के लिए रेबीज का एक तो टीका लगवाना चाहिए, और कुछ प्रमुख टीके हैं जो रेबीपुर या फिर HDCV, ये क्या है, नए बने हुए टीके हैं रेबीज के वायरस के खिलाफ। हेपेटाइटिस या फिर यकृत शोथ, ये अगला है वायरस से होने वाले रोगों में। अब जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस क्या है, ये एक लीवर से होने वाला रोग है, यानी लीवर की बीमारी है, जो कि किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस के वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का लीवर ही सही ढंग से काम नहीं करता। अब लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना। अब ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है और स्टोर कहाँ करता है, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में इसको स्टोर करता है। तो जब ये लीवर है यही सही से काम नहीं करेगा तो जो पित्त की मात्रा होती है, बाइल की मात्रा, बाइल जूस की मात्रा होती है, ये बॉडी में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरी बॉडी कैसे दिखने लगती है, येलो कलर की या पीली कलर की दिखने लगती है। तो हेपेटाइटिस के लक्षण कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं आंखें तथा त्वचा क्या हो जाती हैं, पीली पीली हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया, खून में पित्त बढ़ जाता है, यानी बाइल जूस का मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेशाब भी पीली होने लगती है। तिल्ली यानी जो स्प्लीन होती है उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। अब जब कार्य क्षमता घट जाएगी तो भूख भी नहीं लगती है। ठीक है, इस रोग को पीलिया के नाम से जानते हैं। जो हेपेटाइटिस रोग होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जॉइंटिस या फिर पीलिया नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पीलिया का इलाज क्या है, तो इसका इलाज है कि रोगी को आराम करना चाहिए। जिस व्यक्ति को पीलिया है उसको आराम बढ़िया देना चाहिए, और आराम के साथ साथ जो ग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन होता है ना, वो जरूर लगवाना चाहिए। और साथ ही ठंडी चीज़ें जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो रोगी को जरूर देना चाहिए, जैसे कि दही देना चाहिए, गन्ने का रस देना चाहिए, छाछ देने चाहिए, हरी साग सब्जियाँ देनी चाहिए। बिना तेल के चीज़ें आप कोशिश करिए कि उस टाइम पे मिर्च मसाला तेल बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि जो लीवर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। इसीलिए सिंपल सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो इजीली डाइजेस्टिबल हो। ठीक है, इसके अलावा एक्लिप्टाइएल्बा जो पौधे होते हैं इनकी औषधि से इसका उपचार भी किया जाता है। तो आप ये नाम जरूर याद रखिएगा। जो अगली बीमारी है वायरस के कारण होने वाली, वो है खसरा या फिर मेजल्स। और जो मेजल्स होता है ये किसके कारण होता है, तो ये पैलिनोसा मार्बिलोरम के कारण होता है। किसके कारण होता है, पैलिनोसा मार्बिलोरम जो वायरस होता है उसके कारण होता है। ये बीमारी मेनली किस में होती है, बच्चों में देखने को मिलती है, और ये एयरबॉर्न डिसीज होती है, यानी वायु के द्वारा ये फैलने वाली एक क्या है, प्रमुख रोग है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं, तो सेम जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के लक्षण होते हैं ना, सेम इसमें भी होते हैं कि पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं और गले और नाक में सूजन हो जाती है। बस हाँ, आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो दाने होते हैं ना, वो हथेली में भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ऐसे देखिए, जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होता था वहाँ पे दाने हथेली में या पैर के तलवे में देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन जो मम्स के दाने होते हैं वो हथेली में भी ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके भी रेड स्पॉट रहते हैं और ऐसे हथेली में भी देखने को मिलते हैं, साथ ही पूरे बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। अब इसका उपचार क्या है, तो इसके लिए बच्चों को खसरे का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, अगली जो बीमारी है वायरस के कारण होने वाली, उसको हम बोलते हैं मम्स या फिर गलसुआ। मम्स क्या होता है, ये मम्स वायरस के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण, मम्स वायरस के कारण होने वाला रोग है। और इसमें जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में भी पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि में यहाँ पे क्या होता है, सूजन देखने को मिलता है। ये देखें, ऐसे यहाँ पे ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ना आपके गले में, यहाँ पे सूजन देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआत में ही ये सूजन नहीं आ जाता। पहले क्या होता है, पहले शुरू में हल्का हल्का सा बुखार रहेगी, सिर दर्द रहेगा, कमजोरी लगेगी। उसके 1-2 दिन बाद, बुखार रहने के 1-2 दिन बाद कान के पीछे जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वहाँ पे सूजन आपको देखने को मिलता है। और इसका उपचार क्या है, तो इसके लिए नमक के पानी से सिकाई करनी चाहिए, और टेरामाइसिन का एक इंजेक्शन आता है जो कि इस मम्स जो रोग होता है इसमें लगाया जाता है। अगला वायरस के कारण होने वाला रोग है जापानी एन्सेफेलाइटिस। क्या है, जापानी एन्सेफेलाइटिस। अब जो जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है ये किसके कारण फैलता है, तो ये क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है। इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। और जो क्यूलेक्स मच्छर होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पनपते हैं, कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, तो धान की खेत में। कहाँ पे, धान की खेत में ये ग्रो करते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जिस भी व्यक्ति को जापानी एन्सेफेलाइटिस
ब्रोंकाइटिस होता है ना, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गले में क्या होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग जैसे देखने को मिलता है। अगली बीमारी है चिकनगुनिया। जो चिकनगुनिया होती है ये किसके कारण होती है? चिकनगुनिया या फिर टोगा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। और इसके वाहक कौन है? ये किसके कारण फैलती है? तो ये एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण फैलती है। किसके कारण फैलती है? एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण फैलती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसके सिम्टम्स होते हैं कि इस बीमारी में हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा बॉडी पेन रहता है ना कि बिल्कुल लगता है हड्डियाँ टूट जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे हड्डियों की जो संधि होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। उसके अलावा उल्टी, जी मचलाना, बुखार जैसी कंडीशन यहाँ पे बनी ही रहती है। उपचार के लिए क्या करते हैं? हम नॉर्मल सी पैरासीटामोल दवाई यहाँ पे खा सकते हैं दर्द और बुखार के लिए। अगला है बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू क्या होता है? तो बर्ड फ्लू ये पूरे बस विश्व में एक फैली हुई गंभीर बीमारी है। लेकिन जो बर्ड फ्लू होता है ये किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा H5N5 के N1 के कारण होता है। और ये रोग फैलता किसके माध्यम से है? तो ये मुर्गियों तथा पक्षियों के माध्यम से फैलता है। अगला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो ये इन्फ्लुएंजा H1N1 के कारण होता है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, इनके आप वायरसेस के नाम जरूर याद रखिएगा। और ये किसके कारण फैलता है? तो सुअर का कच्चा मांस खाने से, या बेसिकली कह सकते हैं कि सुअर के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। अगला है डेंगू बुखार। अब डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार का जो वाहक होता है वो कौन सा होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। कौन सा? एडीज एजिप्टी। ये मादा एक मच्छर होती है जो कि डेंगू बुखार को फैलाती है। और ये मच्छर जो दिन में होता है ज़्यादा सक्रिय होती है, रात में जो मच्छर काटते हैं ना वो डेंगू के मच्छर नहीं होते हैं। और इसमें इतना बॉडी में पेन होता है, हड्डियों में इतना पेन होता है, इसीलिए इसको हम कौन से नाम से जानते हैं? इसको हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। अब देखिए डेंगू बुखार में होता क्या है? तो डेंगू बुखार में जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। कैसे? देखिए यहाँ पे जो होती हैं दो प्लेटलेट्स मिलके एक प्लेटलेट का निर्माण कर लेती है। तो ऐसा करते करते यहाँ पे प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है। और साथ ही इतना बॉडी में पेन रहता है, इसीलिए इसको हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला है पीत ज्वर। पीत ज्वर का जो वाहक होता है कौन सा होता है? मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। कौन सा होता है? मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। और यह भी क्या होता है? एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिसीज होती है। अगला है इन्फ्लुएंजा। ये रोग किसके कारण होता है? तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। और ये भी एक संक्रामक रोग है। और इसको हम किस नाम से और जानते हैं? तो इसको हम फ्लू नाम से भी जानते हैं। अगला है ट्रैकोमा, जो कि वायरस के कारण होने वाले लास्ट प्रमुख रोगों में से है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको हम ट्रैकोमा बोलते हैं। और इसमें होता क्या है? तो इसमें जो आँख की कॉर्निया होती है ना उसका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो व्यक्ति होता है वो निद्राग्रस्त हो जाता है। ठीक है। तो ये वायरस के कारण होने वाले प्रमुख रोग थे जिनको आपको याद करना ही करना है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने ही बनने हैं। अगला है प्रोटोजोआ या फिर परजीवी के कारण होने वाले रोग। अब प्रोटोजोआ के कारण होने वाले प्रमुख रोगों में से पहला है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है। और ये इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कौन सा वाहक होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ये जो प्रोटोजोआ होता है ना, प्लाज्मोडियम, ये यकृत तथा जो स्प्लीन होती है, प्लीहा होता है, इसके काम करने की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब जब प्लीहा के काम करने का दर कम कर देता है, यकृत जो लीवर होता है इसके काम करने की क्रिया को ये प्रभावित करता है, तो इस रोग में जो आरबीसी होती है, आरबीसी बहुत तेजी से खराब होने लगती है या नष्ट होने लगती है। इसीलिए जो मलेरिया के लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें तेज कपकपी देके बुखार आती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। साथ ही जोड़ों में दर्द रहता है, उल्टी रहती है और खून की कमी भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस रोग में आरबीसी की संख्या तेजी से घटने लगती है। अब इसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उपचार कुनैन तथा क्लोरोक्विन की दवाओं का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है। अगला प्रोटोजोआ के कारण होने वाला प्रमुख रोग है पायरिया। पायरिया एक मसूड़ों से संबंधित रोग है, जो कि किसके कारण होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। ठीक है। ये प्रोटोजोआ का नाम है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अब इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है कि मसूड़ों से पस निकलने लगता है, दांत की जो जड़ होती है वहां पे घाव देखने को मिलता है, कभी कभी मसूड़ों से रक्त भी निकलता है, यानी खून भी निकलता है, और मुंह से काफी ज्यादा दुर्गंध आती है, और दांत ढीले और पीले कलर के हो जाते हैं। ये देखिए ऐसी स्थिति हो जाती है उसके क्या बोलते हैं इसको, पायरिया के कंडीशन में। ठीक है। कैसे हो जाती है? दांत पीले हो जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है और बहुत ज़्यादा मुंह से दुर्गंध देखने को मिलती है।
अब इसका उपचार क्या है, तो उसके उपचार के लिए विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा हमको लेनी चाहिए, प्रचुर मात्रा, पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। साथ ही जब आप भोजन करें तो इसमें रेशेदार जो फूड होते हैं, फाइबरस जो फूड होते हैं, उनका उपयोग ज़्यादा करें, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, गन्ना है, फल है, इनको ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और दांतों की सफाई अच्छी तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, अगला रोग है फाइलेरिया। जो फाइलेरिया होता है किसके कारण होता है, वाउचेरिया ब्रेन क्राफ्टी के कारण होता है। किसके कारण, वाउचेरिया ब्रेन क्राफ्टी के कारण होता है। ये प्रोटोजोआ का नाम है और इसका जो वाहक होता है कौन सा होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है। जो फाइलेरिया होता है ना, ये गंदे पानी से जो होता है फैलता है, यानी इसके जो प्रोटोजोआ होते हैं कहाँ पे मिलते हैं, गंदे पानी में मिलते हैं। इस रोग का जो क्रीम होता है वो क्या करता है, लिम्फ जो ग्लैंड होती हैं, लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित कर देता है। अब जब ये लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है तो जब ये बॉडी में प्रवेश करता है या बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, विशेषकर पाँव तथा वृषण जो ग्रंथियां होती हैं ना, उनको प्रभावित करता है। यहाँ पे पाँव में स्वेलिंग देखने को मिलती है, काफ़ी मोटा पाँव हो जाता है। इसीलिए इस रोग को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। और ये फैलता किसके कारण है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है। तो ये देखिए फाइलेरिया में कैसा पैर हो जाता है, ये है नॉर्मल पैर, और ये देखिए यहाँ पे जिस व्यक्ति को फाइलेरिया है उसका पैर है कैसे, हाथ बिल्कुल जो पैर होता है किसे सूज जाता है, बिल्कुल मोटा हो जाता है, इसीलिए इसको हाथी पाँव रोग के नाम से भी जानते हैं। अब इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है, अब क्योंकि ये पानी के कारण फैलने वाला रोग है तो इसके उपचार के लिए हमको स्वच्छ पानी या साफ सुथरे पानी का उपयोग करना चाहिए और मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। अगला प्रमुख रोग है पेचिस या डिसेंट्री इसको बोलते हैं। यह किसके कारण होता है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका जो प्रोटोजोआ होता है ये बड़ी आंत के कॉलन वाले भाग में पाया जाता है। कहाँ पे रहता है, बड़ी आंत का जो कॉलन सेगमेंट होता है ना, वहाँ पे रहता है। लक्षण क्या होते हैं, श्लेष्म और खून के साथ दस्त होता है, खाना बिल्कुल नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है और पेट में दर्द बना रहता है। इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, पानी उबाल के पीना चाहिए और रोगी को पूरी सफाई के साथ रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, इसके पेचिस के उपचार हैं। अगला रोग है कालाजार। कालाजार किसके कारण होता है, तो ये लिस्मैनिया डोनोवाना प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस परजीवी का जो वाहक होता है कौन सा होता है, बालू मक्खी, जिसको हम सैंड फ्लाई भी बोलते हैं। इसका लक्षण कालाजार का रहता है, ये तेज बुखार, काफ़ी तेज यहाँ पे बुखार रहता है। इसके उपचार के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, चलिए ठीक है, और चिकित्सक के परामर्श अनुसार यहाँ पे इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, मेन आपको यहाँ पे याद रखना है कि कालाजार होता किस प्रोटोजोआ के कारण है। पहला प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, और इसका जो वाहक होता है, जो इसका वेक्टर होते हैं वो कौन सा होता है, तो बालू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई होती है। ठीक है, अगली बीमारी है सोने की बीमारी या फिर निद्रा रोग भी बोलते हैं। ये किसके कारण होता है, तो ये ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है और सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। लक्षण क्या होता है, इसमें रोगी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, पूरा दिन वो सोता ही रहता है और साथ ही साथ बुखार भी रहता है। उपचार क्या करना चाहिए, सीसी मक्खी को उस जगह से हटाना चाहिए, उसका उन्मूलन करना चाहिए और रोगी से दूर रहना चाहिए। अब पढ़ते हैं कवक या फिर फफूंद जनित रोग को। फफूंद से कौन कौन से रोग होते हैं, पहला है एथलीट फूट, सबसे कॉमन रोग है। जो एथलीट फूट होता है ना, ये ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, ट्राइकोफाइटोन फंगस के कारण होता है। इसमें जो त्वचा होती है ये बिल्कुल मुलायम हो जाती है और हल्के से सड़ने जैसी, और यहाँ पे हल्की स्मेल भी रहती है। जो त्वचा होती है मुलायम होकर सड़ने लगती है और यहाँ पे हल्की सी स्मेल रहती है। ठीक है, ये देखिए, ये है एथलीट फूट। ऐसे एथलीट फूट होता है, उंगलियों के बीच में, उंगलियों के नीचे ये आपको देखने को मिलता है। अगला है गंजापन। जो गंजापन होता है ये टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, टीनिया कैपिटिस कवक के कारण होता है। इस रोग में जो सिर के बाल होते हैं, बाल की जो ग्रंथियां होती हैं, ये कवक के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, ये खराब कर दी जाती हैं, जिससे सिर के बाल क्या होते हैं, टूटने लगते हैं और व्यक्ति गंजा हो जाता है। कुल मिला के ये कवक के कारण होने वाला रोग है। और कौन से कवक के कारण होता है, तो टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। अगली बीमारी है दमा या फिर अस्थमा। तो दमा ये एक प्रकार के संक्रामक रोग है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण होता है। किसके कारण, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण होता है। ये कवक का नाम है। इस रोग में क्या होता है, कवक के जो बीजाणु होते हैं ये फेफड़े में पहुंच के वहां पे जाके जाल बना लेते हैं। अब जाल, जो फेफड़े की कुपिकाएं होती हैं, एल्वियोली होती हैं, वहां पे जाके जाल बना लेगा और उनको सिकुड़न में ला देता है, यानी उनको सिकोड़ देता है, जिसके कारण से सांस लेने में परेशानी होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दमा या फिर अस्थमा बोलते हैं। ठीक है,
अगली बीमारी कौन सी है कवक के कारण? रिंगवॉर्म या फिर दाद। ये किसके कारण होती है? तो ये ट्राइकोफाइटोन फंगस के कारण होती है। फंगस का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है? ट्राइकोफाइटोन। इस रोग में जो कवक होता है वो त्वचा के अंदर जाके और एक जाली बना लेता है, और इसी कारण से आप देखिए ऐसे ऐसे रेड स्पॉट बॉडी में देखने को मिलते हैं, लाल कलर के गोल धब्बे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको हम रिंगवॉर्म या फिर दाद कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। लास्ट है फंगस के कारण होने वाले रोग में स्कैबीज या फिर इसको खाज बोलते हैं। और ये क्या इसके कारण होता है? तो ये एकेरस इसके बीज के कारण होता है। इसके फंगस का नाम क्या है? एकेरस, और इसके बीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख रोग थे जो वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस के कारण होने वाले रोग थे। और इस क्लास से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने लक्षण भी पढ़ लिए हैं, और किस फंगस, किस वायरस या किस प्रोटोजोआ के कारण होता है ये भी हमने पढ़ लिया, हमने वाहक भी पढ़ लिया, हमने उपचार भी पढ़ लिया, हमने सारी चीजें रोगों के बारे में पढ़ ली है। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।